हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एनालिसिस प्रिंसिपल्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहला कंटेंट जो देखेंगे वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, some basics about the requirement analysis. Then we will see requirement analysis phases, and the last content is analysis principle. So let's move towards requirement analysis. अभी requirement analysis क्या होता है, किस तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। देखिए, जब भी हम SDLC स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, सो सबसे पहला फेज़ होता है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स का कलेक्शन करना। जब तक आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लिया है या फिर कोई सिस्टम आपको डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पता कर लेने होते हैं। कस्टमर के या फिर यूज़र के रिक्वायरमेंट्स आपको जान लेने सबसे पहले ज़रूरी होते हैं। तो उस फेज़ को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, एंड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के बीच में जो एक इंटरमीडिएट फेज़ होता है वो होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहेंगे वो आपसे, मतलब कंप्यूटर यूज़र से या फिर जिनको एक सॉफ्टवेयर या फिर एक सिस्टम डेवलप करके चाहिए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पता कर लेते हैं, वो जान लेते हैं, ताकि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज requirements engineering activities result in the specification of software's operational characteristics. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा कि सिस्टम के फंक्शंस क्या है, सिस्टम का डेटा किस तरह से, सिस्टम में डेटा किस तरह से फ्लो होने वाला है, सिस्टम का एक ओवरऑल बिहेवियर क्या रहेगा। मतलब सिस्टम के या फिर सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चलते हैं जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये फेज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हमारे सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज requirements analysis provides the software designer with a representation of information, function and behavior that can be translated to data, architectural, interface and component level designs. मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि यूज़र का या फिर कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डेटा, आर्किटेक्चरल इंटरफेसेस, देन कंपोनेंट लेवल डिज़ाइंस, देन मॉड्यूलर लेवल डिज़ाइंस। उन रिक्वायरमेंट्स को फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स में, डिफरेंट इंटरफेसेस में, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में, डिफरेंट डेटा मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर डिज़ाइनर्स। एंड फाइनली द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन provides the developer and the customer with the means to access quality once software is built. मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो आपका फर्स्ट फेज हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने क्या किया कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लिए और उन रिक्वायरमेंट्स को फिर ट्रांसफॉर्म किया इनटू डिफरेंट डेटा मॉडल्स, डिफरेंट इंटरफेसेस, डिफरेंट आर्किटेक्चरल मॉडल्स, डिफरेंट कंपोनेंट लेवल डिज़ाइंस। अभी फाइनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपको किस लिए हेल्प करता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। वंस आपका एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया, आपका एक सिस्टम डेवलप हो गया कम्प्लीटली, तो फिर वो सॉफ्टवेयर, वो पर्टिकुलर सिस्टम क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, इसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस किस तरह से कब किया जाता है ये बताया है। सबसे पहले फेज़ में तो सिस्टम इंजीनियरिंग हम लोगों को करना पड़ेगा। सिस्टम इंजीनियरिंग के और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बीच का जो एक पोर्शन होता है, जो एक फेज़ होता है, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। सबसे पहले डेवलपर्स ने क्या किया, सिस्टम इंजीनियरिंग कर लिया और अभी उनको सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस ए फेज कैरी आउट करना पड़ता है। द नेक्स्ट कंटेंट इन टूडेज लेक्चर इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेजेस।
there are different phases of requirement analysis. Now which are they? So software requirements analysis may be divided into 5 areas of effort. Software requirement requirement analysis phases को 5 different areas में divide किया गया है. So the first phase is problem recognition, second one is evaluation and synthesis, third phase is modeling, fourth phase is specification, and the fifth phase, that is the last phase in requirement analysis, is review. सबसे पहले तो प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन किया जाएगा. रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब भी आप स्टार्ट करते हो तो कंप्लीट एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस की प्रोसेस को इन 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट फेज में प्रॉब्लम का रिकग्नाइजेशन किया जाएगा. वंस आपने प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर लिया तो उसके बाद उसका इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस आप करते हो. देन उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आता है इवेल्युएशन के बाद, उस सोल्यूशन का मॉडलिंग आप करोगे. फोर्थ फेज में स्पेसिफिकेशंस आप डेवलप करते हो. एंड लास्ट फेज में जो आपने सोल्यूशन डिराइव किया है उसके रिव्यूज़ आप कस्टमर से या फिर यूज़र्स से, मतलब एक फीडबैक आप उनसे लेते हो. ठीक है. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनालिस्ट स्टडीज द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान. सबसे पहले एनालिस्ट जो होते हैं, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने वाले जो एनालिस्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, दे स्टडीज़ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. सिस्टम का स्पेसिफिकेशन का एक स्टडी वो कर लेते हैं. और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान जो होता है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले तो आपको एक उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना होता है. उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कुछ स्पेसिफिकेशन आपके पास चाहिए होता है, तभी जाके आप उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो. एक डिजाइनिंग प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले एनालिस्ट विल स्टडी दिस 2 थिंग्स. फर्स्ट इज सिस्टम स्पेसिफिकेशन and the second is software project plan. Next point is, it is important to understand software in a system context and to review the software scope that was used to generate planning estimates. अभी देखिए, जो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है वो सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में उसका स्टडी करना ज़रूरी होता है. उस सॉफ्टवेयर का स्कोप आपको स्टडी करना ज़रूरी होता है. मतलब आपके सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के लिमिटेशन. स्कोप मतलब क्या, उसके लिमिटेशंस क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के फंक्शनलिटीज़ कहाँ से स्टार्ट होगे, कहाँ पे जाके वो एंड हो जाएंगे. ठीक है, ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग एस्टिमेट आप निकाल सको. मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रॉपर एक प्लानिंग एस्टिमेट निकाल सके. इसके लिए क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर इन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट. सॉफ्टवेयर को सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना ज़रूरी होता है और सॉफ्टवेयर के स्कोप का रिव्यू करना, उसका स्टडी करना भी ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फॉर एनालिसिस मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड सो दैट प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन इज एंश्योर्ड. मतलब कम्युनिकेशन आपको इनेबल करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन अभी किसके बीच में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच में और यूज़र्स के बीच में. यूज़र्स से ही आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करोगे ना, जो कस्टमर्स आपके रहेंगे उनसे आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हो आप, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के और कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम का प्रॉपर रिकग्नाइजेशन यहाँ पे हो सके. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डायरेक्टली बात करेंगे कस्टमर से, तभी जाके कस्टमर के क्या प्रॉब्लम्स है उनको पता चलेंगे. द गोल इज रिकग्नाइजेशन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम एलिमेंट्स एज परस्यूड बाय द कस्टमर और यूज़र. कस्टमर और यूज़र के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको पता कर लेना, ये गोल होता है हमारे प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन फेज का, जो कि हमारा फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में. प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस इज द नेक्स्ट मेजर एरियाज ऑफ एफर्ट्स फॉर एनालिसिस. देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में टोटल 5 फेजेस हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट फेज हमारा हो गया अभी प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन. प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन के दौरान आप क्या करते हो, कस्टमर से कम्युनिकेशन करके कस्टमर के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है बेसिकली वो जान लेने की आप कोशिश करते हो, वो पता करने की आप कोशिश करते हो. नेक्स्ट फेज इज evaluation and solution synthesis. Now evaluation and solution synthesis is one of the major areas of effort for analysis. ठीक है, the analyst must define all externally observable data objects, evaluate the flow and content of information, define and elaborate all software functions, understand software behavior in the context of events that affect the system, establish system interface characteristics and uncover additional design
कंस्ट्रेंट्स। मतलब क्या कि जब आप सेकेंड फेज़ पे मूव करोगे, मतलब इवेल्युएशन और सिंथेसिस, ये जो हमारा सेकेंड फेज़ है उस पे जब भी आप मूव करते हो तो एनालिस्ट को सबसे पहले तो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल जो डेटा ऑब्जेक्ट्स है उनका स्टडी करना पड़ता है। डेटा फ्लो किस तरह से है, कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसका इवेल्युएशन करना पड़ता है। जितने भी सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ है, सॉफ्टवेयर जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ एग्जिबिट करता है वो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करना, उन फंक्शंस को इलैबोरेट करना पड़ता है। देन सॉफ्टवेयर का बिहेवियर किस तरह से वो पता कर लेना पड़ता है। ऑल्सो सिस्टम का जो इंटरफेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से, सिस्टम का इंटरफेस मतलब जिस इंटरफेस के थ्रू कस्टमर उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो जो इंटरफेस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड जो कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स होंगे आपके डिज़ाइन में, इन सब सारी चीज़ों को पता कर लेना होता है सेकेंड फेज़ में, जो कि है हमारा इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस फेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ऑफ दिस टास्क सर्व्स टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सो दैट एन ओवरऑल अप्रोच और सॉल्यूशन में बी सिंथेसाइज्ड। अभी प्रीवियस पॉइंट में जितने भी टास्क हमने देखे उसमें क्या क्या था कि इंटरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा आपका किस तरह से फ्लो होता है, एडिशनल कुछ कंस्ट्रेंट्स है क्या आपके डिज़ाइन में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आपका किस तरह से है, कौन से मॉडल्स आपने यूज़ किए, इन सब सारी चीज़ों का प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको करना पड़ता है ताकि प्रॉपर प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करके उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आप सिंथेसाइज कर सको, प्रॉपर सॉल्यूशन आप निकाल सको। इसके लिए आपको इन सब सारी बातों का स्टडी करना मस्ट होता है। नाउ अपॉन इवैल्यूएटिंग करंट प्रॉब्लम्स एंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन द एनालिस्ट बिगिंस टू सिंथेसाइज वन और मोर सॉल्यूशंस। अभी एक बार एनालिस्ट को सारा प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अगर उसको मिल गई, तो फिर एनालिस्ट बिगिंस टू सिंथेसाइज वन और मोर सॉल्यूशंस। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंथेसाइज करना एनालिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। एक या दो सॉल्यूशंस को निकाल के रख देते हैं और उन दोनों में से जो भी सॉल्यूशन कस्टमर को ज़्यादा अच्छा लगेगा उस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। टू बिगिन द डेटा ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसिंग फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड इन डिटेल। जब भी प्रॉब्लम का रिकॉग्नाइजेशन करके आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंथेसाइज करना होता है तो सबसे पहले आप डेटा ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसिंग फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम का डिटेल में स्टडी करोगे। डेटा ऑब्जेक्ट्स किस तरह से है, प्रोसेसिंग फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस वो पर्टिकुलर सिस्टम एग्जिबिट करता है, सिस्टम का बिहेवियर क्या है, इन सब सारी बातों का डिटेल में स्टडी एनालिस्ट को करना पड़ता है। वंस दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, जब भी आप डेटा ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसिंग फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम का प्रॉपर स्टडी कर लेते हो तो उसके बाद बेसिक आर्किटेक्चर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन आर कंसीडर्ड। उसके बाद क्या होता है कि आपने सॉल्यूशन तो अभी सिंथेसाइज कर लिया प्रॉपर स्टडी करके, तो सॉल्यूशन के बेसिस पे फिर आप बेसिक आर्किटेक्चर्स इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं एनालिस्ट। सबसे पहले एनालिस्ट में क्या किया, प्रॉब्लम का रिकॉग्नाइजेशन किया, कस्टमर का बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो पता कर लिया। उसके बाद क्या किया, इवैल्यूएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस। उस प्रॉब्लम के बेसिस के ऊपर हर एक स्टडी, हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन करके सॉल्यूशंस सिंथेसाइज किए, सॉल्यूशन निकाल लिए। अभी वंस द सॉल्यूशन आर सिंथेसाइज्ड, एक बार आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो गए, सॉल्यूशन आपके निकल गए, तो आप बेसिक आर्किटेक्चर्स का इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हो। अ क्लाइंट और सर्वर अप्रोच वुड सीम टू बी अप्रोप्रिएट, बट डज द सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट दिस आर्किटेक्चर फॉल विद इन द स्कोप आउटलाइन इन द सॉफ्टवेयर प्लान। जनरली क्या होता है कि जो बेसिक आर्किटेक्चर्स आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, जो बेसिक आर्किटेक्चर्स आपको डेवलप करना होता है, उसके लिए आप क्लाइंट सर्वर अप्रोच यूज़ करते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको देखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर प्लान में जो स्कोप मेंशन किया है उस पर्टिकुलर सिस्टम का या फिर सॉफ्टवेयर का, तो उसे आपका एक क्लाइंट सर्वर अप्रोच सपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वुड सीम टू बी रिक्वायर्ड,
but is the user or customer's need for associativity justified? जनरली जब भी बेसिक आर्किटेक्चर्स आप डेवलप करोगे या फिर इम्प्लीमेंट करोगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको लगते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, बट जो यूज़र और कस्टमर्स की नीड है एसोसिएटिविटी को लेके वो जस्टिफाई हो रहे हैं क्या अगर आप डेटाबेसेस यूज़ करते हो तो। सो इन सब सारी चीज़ों का भी स्टडी एनालिस्ट को करना पड़ता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस phases. The process of evaluation and synthesis continues until both analyst and customer feel confident that software can be adequately specified for subsequent development steps. मतलब इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस की फेजेस कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक एनालिस्ट एज वेल एज कस्टमर्स फील्स कॉन्फिडेंट। जब तक इन दोनों लोगों को कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, जब तक ये दोनों लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आपका ये सेकेंड फेज कंटिन्यू होते रहता है। थ्रू आउट इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस द एनालिस्ट प्राइमरी फोकस इज ऑन व्हाट नॉट हाउ। मतलब इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस ये जो फेज़ है, तो ये फेज़ के दौरान एनालिस्ट का प्राइमरी फोकस होता है ऑन व्हाट नॉट ऑन हाउ। मतलब अगर कोई चीज़ करना है तो किस तरह से आप करोगे, व्हाट फंक्शंस विल बी एप्लीकेबल, व्हाट मॉडल्स विल बी यूज्ड, ठीक है, उसको किस तरह से आप करोगे इस पे फोकस नहीं रहेगा एनालिसिस का। आपको क्या करना है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस। व्हाट डेटा डज द सिस्टम प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। सिस्टम किस तरह का डेटा प्रोड्यूस करेगा, किस तरह का डेटा कंज्यूम करेगा। ड्यूरिंग द इवेल्युएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस एक्टिविटी द एनालिस्ट क्रिएट्स मॉडल्स ऑफ द सिस्टम इन एन एफर्ट टू बेटर अंडरस्टैंड डेटा एंड कंट्रोल फ्लो, फंक्शनल प्रोसेसिंग, ऑपरेशनल बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल। ठीक है, ड्यूरिंग इवेल्यूशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस एनालिस्ट क्या करते हैं, डेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड दी डेटा एंड कंट्रोल फ्लो। डेटा और कंट्रोल का फ्लो किस तरह से है, आपके फंक्शनल प्रोसेसिंग्स किस तरह से हो रहे हैं, आपके सिस्टम का बिहेवियर, एक ऑपरेशनल बिहेवियर उसका किस तरह से रहने वाला है, इंफॉर्मेशन कंटेंट्स क्या क्या है सिस्टम के पास। सो इन सब सारी चीज़ों को एनालिस्ट मॉडल्स के फॉर्म में डेवलप करते हैं। द मॉडल सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द सॉफ्टवेयर। और जो कुछ मॉडल्स अभी एनालिस्ट ने मॉडल किए या फिर डेवलप किए, तो उन मॉडल्स को एज अ फाउंडेशन यूज़ किया जाता है फॉर द नेक्स्ट फेज, फॉर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज। ठीक है, and the last content in today's lecture is analysis principles. So see, over the past 2 decades a large number of analysis modeling methods have been developed. Over the past 2 decades various tremendous amount of analysis modeling methods have been developed. बहुत सारे analysis principles का development हुआ है। Investigators have identified analysis problems and their causes and have developed a variety of modeling notations and corresponding sets of heuristics to overcome them. इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, बहुत सारे कॉजेज़ का, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उनके कॉजेज़ क्या है, इन सब सारी चीज़ों का बहुत स्टडी किया और दे हैव डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ मॉडलिंग नोटेशंस एंड करस्पॉन्डिंग सेट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ईच एनालिसिस मेथड हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक एनालिसिस मेथड का खुद का एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब भी आप एनालिसिस प्रिंसिपल्स स्टार्ट करते हो। ठीक है, हाउएवर ऑल एनालिसिस मेथड्स आर रिलेटेड बाय अ सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। सभी एनालिसिस मेथड्स जो कुछ सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स, जो एनालिसिस प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। सो द फर्स्ट एनालिसिस प्रिंसिपल हियर इज the information domain of a problem must be represented and understood. प्रॉब्लम जो है उसका इंफॉर्मेशन डोमेन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग एनालिस्ट को होना चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ का, किसी सिस्टम का, तो प्रॉब्लम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहिए कस्टमर ने और वो प्रॉब्लम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट ने।
Second analysis principle is the functions that the software is to perform must be defined. सॉफ्टवेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो प्रीडिफाइंड होने चाहिए, उनका प्रॉपर डेफिनेशन दिया होना चाहिए कस्टमर्स ने आपको. थर्ड इज द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड. मतलब सिस्टम का या फिर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का बिहेवियर किस तरह से रहेगा, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, ये चीज़ भी आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए. सिस्टम एनालिस्ट को ये चीज़ पता होनी चाहिए. फोर्थ प्रिंसिपल इज द मॉडल्स दैट डिपिक्ट इंफॉर्मेशन, function and behavior must be partitioned in a manner that uncovers detail in a layered fashion. जो मॉडल आपको इन्फॉर्मेशन, फंक्शन एंड बिहेवियर डिफाइन करके देता है उसको लेयर्ड फॉर्म में आपने अनकवर करना चाहिए. उसके हर एक डिटेल्स प्रॉपर लेयर्ड मैनर में एनालिस्ट के पास होने चाहिए, तभी जाके प्रॉपर एनालिसिस विल बी डन बाय द एनालिस्ट. The analysis process should move from essential information towards implementation detail. ठीक है, एनालिसिस प्रोसेस हमेशा इसेंशियल इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आपकी मूव करेगी. बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स, जो 4 प्रिंसिपल्स अभी हमने देखे, सो बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स द एनालिस्ट अप्रोचेस अ प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली. अगर किसी भी कस्टमर के प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली आपको अप्रोच करना है तो जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स देखे उनका आपको यूज़ करना पड़ता है. द इंफॉर्मेशन डोमेन इज एग्जामाइंड सो दैट फंक्शन में बी अंडरस्टूड मोर कम्प्लीटली. ठीक है, इंफॉर्मेशन डोमेन का प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद ही जो फंक्शंस है वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टूड हो जाएंगे. मॉडल्स आर यूज्ड सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन एंड बिहेवियर कैन बी कम्युनिकेटेड इन अ कॉम्पैक्ट फैशन. ठीक है, मॉडल्स का डेवलपमेंट किया जाता है जब भी सिस्टम के फंक्शंस एंड बिहेवियर्स आपको पता चल जाते हैं. मतलब एनालिस्ट को जब भी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके सिस्टम के फंक्शंस एंड बिहेवियर पता चल जाता है तो उसके बाद आप मॉडल्स का क्रिएशन करते हो. पार्टिशनिंग इज़ अप्लाइड टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. अभी कोई भी मॉडल आपको डेवलप करना है तो आप कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादातर पार्टिशनिंग ज़्यादातर यूज़ करते हो. पार्टिशनिंग इज़ यूज just to reduce the complexity of your system or of your software. Essential and implementation views of the software are necessary to accommodate the logical constraints imposed by processing requirements and the physical constraints imposed by the other system elements. See, essential and implementation of views of the software are necessary. ठीक है, सॉफ्टवेयर के जो essential and implementation views होते हैं वो एनालिस्ट को पता होना ज़रूरी होते हैं, सो दैट जो कुछ भी लॉजिकल एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है वो प्रॉपरली एनालिस्ट सिस्टम में अकोमोडेट कर सके. सो फ्रेंड्स, इस तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एनालिसिस प्रिंसिपल के फेजेस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे. तब तक चैनल पे बने रहे. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.